स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सरकार इसे पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है और इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता स्थित सुभाष चंद्र बोस के स्मारक जाएंगे और वीर सुभाष को श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 125 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे, जिस पर नेताजी का चित्र अंकित होगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठियों पर लिखी एक किताब का भी आज विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में होंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर आज कोलकाता में रहेंगे, जहां पर सुभाष की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाएगा। 125 रुपए का जो स्मृति सिक्का है उसे भी आज प्रधानमंत्री मोदी जारी करने वाले हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें देश भर के शिल्पकारों, कारीगरों, दस्तकारों के हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन आज किया जाएगा। इस साल सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना को ही हुनर हाट में जोड़ा है। हुनर हाट का आयोजन मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य से पूरा करने में सहायक होगा और इसके उद्देश्य के तहत ही ये हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। ये हुनर हाट 15 दिन तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें 28 जनवरी को गायक विनोद राठौर, 30 जनवरी को कैलाश खेर, 31 जनवरी को शिवानी कश्यप अपना कार्यक्रम पेश करेंगी, जबकि हास्य कलाकार एहसान कुरैशी 4 फरवरी को अपना कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। तो लखनऊ में हुनर हाट का आयोजन और आज मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और बीजेपी लगातार परिवारवाद पर सियासी पार्टियों को घेरने का काम करती रही है। बीजेपी खुद को पाक साफ बताती है। इस बात का दावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के तमाम नेता करते रहे हैं। बीजेपी ने खुद लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी ने एक बार फिर से परिवारवाद पर वही लाइन ले ली जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि हमारी पार्टी जाति, धर्म, संप्रदाय को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करती। वो योजनाएं लोगों के हितों को देखते हुए लागू करती है, जबकि पिछली सरकारों ने सत्ता के लिए हर तरह का नापाक गठजोड़ किया। ऐसे में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर सबका साथ, सबका विकास करती है। बीजेपी ने ना कोई जाति देखी, ना कोई धर्म देखा और ना ही कोई संप्रदाय देखा। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि जितना बीजेपी परिवारवाद में डूबी है, उतना किसी और पार्टी में परिवारवाद है ही नहीं। शायद जेपी नड्डा को इस बात की जानकारी नहीं, इसलिए उनको इस बात को देख और परख लेना चाहिए, तब जाकर लोगों के बीच ये दावा करना चाहिए। मैं इसी कड़ी में हर जगह देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है और देश की तस्वीर बन रही है। सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है किसी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो दूसरों पे आरोप जब लगाते हैं, हम ही अगर उंगली एक उठाएं किसी पर तो हमारे पे कितनी उंगलियां उठ रही हैं, सोचो। कहां परिवारवाद नहीं है उनका? किसी के पिताजी, दादा कौन क्या है, नाम गिनाए क्या? वो वीडियो चलता है फेसबुक पे और कई बार सोशल मीडिया पे, उनका कितना लंबा परिवारवाद है। मैं कहूंगा आप मुझे कोई एक ऐसा कांटेक्ट दे दीजिए जिससे मैं मेल करके बता दूं कि उनका कितना बड़ा परिवार है और कितना बड़ा परिवारवाद है पार्टी में। एक एक योजनाओं को आप देखेंगे, उसमें न जाति का भू है, न परिवार का भू है, न किसी प्रकार की क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, किसी प्रकार का नहीं। एक ही भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आजमगढ़ में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आशियाना बनेगा और इसको लेकर पार्टी के नाम से 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी हुई है। रजिस्ट्री ऑफिस में पैमाना कराने के लिए पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंचे। शहर में 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास अनवरगंज में एसपी का हाईटेक कार्यालय और आवास बनेगा। साथ ही जल्द ही कार्यालय का निर्माण भी अब शुरू करा दिया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसी कार्यालय से पूरे पूर्वांचल को साधने का काम करेंगे। आजमगढ़ के सांसद भी हैं और आज वो
यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय बनने जा रहा है, जिससे यहाँ की जो पूर्वांचल की लड़ाई है, जो यहाँ गरीब किसान नौजवानों की लड़ाई है, उसको एक धार मिलेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे पूर्वांचल के लिए। और 26 जनवरी को दिल्ली के रिंग रोड पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को किसानों की बैठक हुई। यह बैठक दिल्ली के 12 खंबा पुलिस स्टेशन में हुई, जिसमें अधिकारियों ने किसानों को रूट का प्रस्ताव दिया। इस पर किसानों ने कहा कि वो शनिवार को सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर इस पर फैसला करेंगे। बैठक में किसानों की तरफ से डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव भी इसमें शामिल हुए। और शुक्रवार को किसानों के साथ केंद्र सरकार की विज्ञान भवन में बैठक हुई। अब तक 11 दौर की बैठक के बाद भी समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा। सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने का प्रस्ताव किसानों के सामने रख चुकी थी, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि इस प्रस्ताव से बात नहीं बनेगी। हम तीनों कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक बात नहीं बनेगी। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से बातचीत में कोई फैसला नहीं हो सका, जिसका हमें खेद है। अगर किसानों के पास कोई समाधान है, कोई खाका है, तो वो सरकार के सामने पेश कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की गई, जबकि किसानों के हितों के लिए कृषि कानून बनाए गए। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रैली कहां निकलेगी, इसकी हरी झंडी दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं दी है किसानों को। ने ये कहा है कि आप अगर बात करना चाहते हो तो हमको बता दो, हम आपसे बात कर लेंगे। हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। 26 जनवरी को तो चलेंगे, हाँ चलेंगे 26 को। आइयो वहीं मिलिए 26 तारीख में है, ट्रैक्टर पर आइयो बैठ के। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, और मुझे लगता है कि वार्ता मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। और दिल्ली मेट्रो के डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर बीते दिनों एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसको देखकर मौके पर खड़े सीआईएसएफ के जवान ने तुरंत मदद की, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस घटना की तस्वीरें मौके पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अचानक से जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मौके पर खड़े सीआईएसएफ के जवान ने देखा तो सब कुछ छोड़ छाड़कर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जान बच गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अभी इस वीडियो को देखा, जवान के देश के प्रति इस भावना को वो सलाम करते हैं। मैंने सीआईएसएफ के डीजी से बात की है और इस जवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की है, जिसने एक इंसान की जान बचाई। और नोएडा में धारा 144 लागू हो गई है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। 31 जनवरी तक लागू रहेगा धारा 144। कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 के लागू करने की बात हो रही है। गणतंत्र दिवस पर नोएडा में कई कार्यक्रम हैं और इसको लेकर 144 धारा लागू कर दी गई है नोएडा में। तो 26 जनवरी को नोएडा में कई कार्यक्रम होने हैं और इसी को लेकर अब से 144 धारा यानी आज से 144 धारा नोएडा में लगा दी गई है। और नोएडा में पुलिस ने किडनी रैकेट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक आरोपी बांग्लादेशी है और दूसरा बिहार से है। आरोप यह है कि लोग बांग्लादेश से नागरिकों को इलाज के लिए यहां पर लेकर आते थे, पैसे का लालच देकर डोनर की तलाश करते और इसके बाद वो फर्जी दस्तावेज तैयार करते। नोएडा के एक निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट का ये खेल चलता था। इस रैकेट में शामिल 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। के द्वारा एक तहरीर जो है वो थाना फेज 3 को दी गई थी। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध जो है तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कुछ लोगों को बांग्लादेश से यहाँ ला करके उनको जो है आर्थिक लाभ दे करके किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा रहा था। इसमें 2 लोगों को अब्दुल बासित और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और खबर प्रयागराज से लेते हैं। यहां पर कबाड़ में आग लग गई है। करेली इलाके में यह हादसा हुआ है। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया है। कबाड़ में आग लगी और आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मची। हालांकि फायर ब्रिगेड को समय रहते सूचना दे दी गई और बताया जा रहा है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। और झांसी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी तरह से इस कार को लील गई। जलकर कार पूरी तरह से खाक हो गई। कार में आग लगते ही कार में सवार लोग 4 लोग जो थे और ड्राइवर, उन्होंने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार ललितपुर से कानपुर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से ये कार जलकर खाक हो गई। 4 लोग इसमें सवार थे, लेकिन मौके पर से उन्होंने तुरंत, जैसे ही आग लगी कार से, तुरंत कूदकर अपनी जान इन 4 कार सवारों ने बचाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन इस दौरान कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और प्रतापगढ़ में कटरा गुलाब सिंह बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई और इसके आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर एक दुकान में आग लगी, बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से इस दुकान में आग लगी। हालांकि मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, आग पर काबू पाती, तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयंकर आग थी। पूरी दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और फिर जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन दुकान में जो रखा सामान था वो पूरी तरह से जल गया। और प्रयागराज से खबर, यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुल की रेलिंग तोड़ नीचे गिरी एक कार। हाईकोर्ट डीएसए ब्रिज पर हुआ यह हादसा। कार सवार घायल हो गया है। इस घटना में पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया है। तो प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुल को तोड़ते हुए कार नीचे गिर गई और जो ड्राइवर था वो भी घायल हो गया है। हालांकि समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और चंदौली में नशे में धुत एक बेकाबू कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा डीडीयू जंक्शन सर्कुलेटिंग एरिया का बताया जा रहा है, जब बेकाबू बोलेरो कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद बोलेरो कई दूसरे वाहनों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता गया। घटना में ई रिक्शा चालक घायल भी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने नशे में धुत ड्राइवर को जमकर पीटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और हापुड़ में एक युवक को एक युवती का वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। उसकी जमकर पिटाई भी की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी एक युवती का वीडियो बना रहा था, जिसके बाद युवती ने अपने परिजनों को जानकारी दी। मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए और युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उस लड़के को वो अपने साथ लेकर गई। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। और मुरादाबाद में बिजली चेकिंग के दौरान घर में घुसे एक बिजली कर्मचारी राकेश कुमार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी जो थे वो मूक दर्शक बने रहे। घटना छेपियान मोहल्ले की बताई जा रही है। पिटाई और हंगामे की पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें इलाके के लोग बिजली कर्मचारी को बेरहमी से पीटते रहे और पुलिस ने दोनों तरफ से मामला अब दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच की बात कह रही है। और कानपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, पथराव हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला नौबस्ता इलाके का है, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ है।
मारपीट हुई। छात्रों ने 2 बाइक भी इस दौरान तोड़ डाली। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है। इसको लेकर अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तक जो है सिर्फ जो है वो वीडियो फुटेज मतलब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वही प्राप्त है। उससे स्कूल जो है मर्सी स्कूल चिन्हित हो रहा है। अब उस वीडियो फुटेज के आधार पे देख के जो है कि कौन कौन लोग हैं, किस बात की लड़ाई झगड़ा पता कि अभी तक थाने पे कोई तहरीर नहीं आई है। अगर कोई तहरीर देता है तो उसमें कार्रवाई कीजिए और उन बच्चों को जो है जो लोग भी हैं जो गुट है आपस में किसी मारपीट किस बात के लिए हुई थी, ये कल जब स्कूल खुलेगा उनका सीसीटीवी फुटेज करके पहचान की जाएगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौट। और ब्रेक के बाद बात हरदोई की करें। यहाँ के संडीला इलाके के पडरी गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई। घायल बीजेपी नेता की इसके बाद मौत हो गई। आगजनी के मामले में पुलिस ने जांच अब शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संडीला के ग्राम पडरी निवासी सोनेश्वरी वैभव सुरेंद्र ने थाने पर तहरीर दी है कि गांव के रामसागर 8 लोगों ने तथा कुछ अज्ञात और लोगों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ गाली गलौज किया है, उनके घर में रखे सामान को तोड़फोड़ दिया है तथा जो घर के बाहर ट्रैक्टर था उसमें आग लगा दी। इस प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियोग की विवेचना की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी के बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला भी कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपने सामने बेहतर जो योगदान है उसे दे सके ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।